नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 28th डे है, 28वां दिन है और आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के प्रति क्या नीति निर्देश होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डीपीएसपी, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मेंशन है आपका पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट 4 में मेंशन है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। पार्ट 3 में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स, जो कि था 12 से 35 के बीच में। इसको बोरो किया हमने आयरलैंड से, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, और आयरलैंड वाले ने इसको बोरो किया था स्पेन से। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखना है आपको। जो मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका मतलब क्या होता है, ये बताता है, दर्शाता है that the state ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। यहां भी स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में मेंशन था। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आगे देखेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज जो है डीपीएसपी के बारे में क्या कहते हैं, उसमें सबसे मुख्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते हैं दिस प्रिंसिपल्स एज ए नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर जगह में डीपीएसपी जो बोलूंगा उसका मतलब होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स, यानी पार्ट 4 एज वेल एज पार्ट 3 contains the philosophy of the constitution and is the soul of constitution। इनफैक्ट ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कंसाइंस मतलब कि आपको बताता है इसके बाद कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 36 जहां से स्टार्ट होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें ये मेंशन है द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विथ फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में मेंशन है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वैसे ही 36 में भी मेंशन है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये डीपीएसपी। तो दोनों का मतलब जो होगा स्टेट का वो सेम है जो कि पार्ट 3 में था। तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 36 डिफाइंस द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट हो गया आपका एग्जीक्यूटिव विंग और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया आपका लेजिस्लेटिव विंग, जहां पे कानून बनाया जाता है और जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जो 28 स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर जो कानून बनाएंगे उसको भी डिफाइन किया गया स्टेट के अंतर्गत। जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज में आपने म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतीज, ट्रस्ट, ये सब कुछ जो है लोकल अथॉरिटीज में आएंगे। बाकी अन्य अथॉरिटीज जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ऐसे जो भी है जो कि कंट्रोल में है किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये सब के सब जो कानून बनाएंगे ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है स्टेट के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो डीपीएसपी है हमारा आर्टिकल 37 से 51 के बीच में, इट कंटेन्स पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट को हमने डिफाइन किया 36 में, और ये क्या प्रमोट करते हैं, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो कौन प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट। तो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जाता है तो वो है आपका डीपीएसपी में, और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको बात किया जाता है इसमें फंडामेंटल राइट्स में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। पहले हमारा था पुलिस स्टेट, अब पुलिस स्टेट की जगह जो है अब एक नया फीचर आया जिसमें वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट मतलब कि फोर्सफुली कुछ भी कराया जाता था, बट यहाँ पे है जो है जन भागीदारी, जन कल्याण, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है, जो कि मेंशन था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर साहब इसमें ये कहते हैं, BRA साहब, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जहां पे पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल्स होते थे या जितने भी कॉलोनीज थी, वहां के जो गवर्नर्स होते थे उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। वैसे ही जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है डीपीएसपी को कहा गया है, जहां पे किसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो लेजिस्लेटिव है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है उनको, यानी कि जो स्टेट है जो कानून बना रहे हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सवाल अगर आपसे कभी पूछे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन से पार्ट में मेंशन है, तो दैट इज मेंशन इन डीपीएसपी
पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 37 में क्या है, सिंपल कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब कि दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। जबकि हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था वो क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा था तो आप 32 का यूज करके, आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, या फिर 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट चले जाते थे। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आपके किसी भी प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जाके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो आप किसी को फोर्स नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो, आप उसको फोर्स नहीं करोगे, बोलोगे नहीं कि इम्प्लीमेंट करो। लेकिन 37 में यह भी कहा गया है द प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल। विच प्रिंसिपल्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द गवर्नेंस। ये सरकार की ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पे वही आर्टिकल 36, टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। तो जब भी कोई कानून बनाया जाए तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसका एप्लीकेशन आप करो, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, फोर्सफुली नहीं कराओगे। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था ओरिजिनली, उसमें कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो ऐड हुए थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो कि आया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, इसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 4 नए डायरेक्टिव्स जो हैं, 4 न्यू डायरेक्टिव्स वर एडेड, जो ओरिजिनल लिस्ट था। उसमें सबसे पहला था आर्टिकल 39 में सब क्लॉज एफ ऐड होता है और उसको मॉडिफाई किया जाता है, और इस मॉडिफिकेशन के बाद ये प्रोविजन हो जाता है जो सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद आर्टिकल 39 में 39A प्रोविजन ऐड होता है तो प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये सारी चीजें हम डिटेल में भी देखेंगे आगे, बट कौन कौन से नए डायरेक्टिव्स ऐड हुए हैं मैं वही सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड नहीं करना है, हम लोग सिलेबस और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाई कर रहे हैं। एक और नया डायरेक्टिव ऐड होता है दैट इज आर्टिकल 43A। इसमें यह कहा जाता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। और सबसे खास बात आर्टिकल 48A ऐड होता है डीपीएसपी में, जहां पे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है उसकी बात की जाती है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है 1976 में ऐड होते हैं। उसके बाद 1978 आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या ऐड होता है, एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड होता है जिसमें आर्टिकल 38 में ही टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसी आर्टिकल के तहत हमने राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के 1978 में कहाँ डाल दिया था, उसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनइक्वालिटीज को हम रिड्यूस कर रहे थे इनकम में, राइट टू प्रॉपर्टी हटा के। तो ये ऐड हुआ था आपका आर्टिकल 38 में दूसरे प्रोविजन में, और फिर ये हुआ था 44वें संशोधन के तहत 1978 में, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले था टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इसमें ऐड होता है क्या, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये ध्यान रखिए। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, जिसका संबंध हमने देखा था राइट टू एजुकेशन से है, आर्टिकल 21A में। तो जो हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट था 2002 में, दैट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। इसी में एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 21A। और जो अमेंडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या कहता है, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। यानी कि 0 से 6 years की बात जो है वहाँ पे चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में ये डीपीएसपी में ये बदलाव कर दिया जाता है। और जो 14 है, 6 to 14 years है, वो डाल दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स में। ये किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। फिर एक अमेंडमेंट होता है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 यानी कि 2011 में। इसने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये ऐड हुआ था आर्टिकल 43B में। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आर्टिकल 43B का संबंध है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जिसको ऐड किया गया था 97th 2011 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से अमेंडमेंट हुआ था इसमें, 42वां, इसमें 4 ऐड किए गए।
उसके बाद 44 जिसमें एक ऐड हुआ, उसके बाद आपको 86 जहाँ पे प्रोविजन चेंज होता है, और उसके बाद 97 जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड होता है। तो ये 4 अमेंडमेंट्स जो हैं रिलेटेड हैं किससे, डीपीएसपी से। तो ये ध्यान रखिएगा, 42, 44, 86, 97, 97। डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में? जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, वो क्या है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कैसे है? ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। बट डीपीएसपी क्या है, हम आगे देखेंगे, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप कुछ काम करो ऐसा जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो। सीधी बात, डीपीएसपी हमने देखा था नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मतलब आप इन्फोर्सेबल नहीं है, ये कहाँ, कोर्ट में अगर आपका वायलेशन होता है। दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स जो था वो जस्टिसेबल पार्ट है, दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल था। ये अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसको प्रमोट करा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये देखा हमने। लेकिन जो डीपीएसपी है वो किसकी बात करे, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसको याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या है, लीगल सैंक्शन है। लीगल सैंक्शन मतलब कि स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा और वो बाध्य है। बट डीपीएसपी क्या है, उसमें स्टेट जो है बाध्य नहीं है, ये मोरल है और पॉलिटिकल सैंक्शन है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, यूसीसी आया है, एग्जांपल देता हूं मैं, 44 आर्टिकल में जो मेंशन है उत्तराखंड में, तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल सैंक्शन है। इसमें बाध्य नहीं है कि आपको करना ही है। फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे बात की जाती है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता था तो वहां पे क्या होता था, उसके इंडिविजुअल चीजों को देखा जाता था। बट यहाँ पे कम्युनिटी का वेलफेयर देखा जाता है डीपीएसपी में। इस वजह से ये सामाजिक है, सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, मतलब कि वो ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट है वहां पे, ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे क्या है, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। इनफैक्ट दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, मतलब आपको कानून बनाना होगा उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको लागू करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स में द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। आर्टिकल 13 में देखा था हमने, जब भी किसी फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन होगा तो कोर्ट उसको जो है, उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर था, उसको खारिज कर देगी। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। However, they can uphold the validity of law on the ground that it was enacted to give effect to directive। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में जो कि जानना आपके लिए जरूरी था। बहरहाल दोनों में संबंध क्या है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट पोजीशन देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपरमेसी है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सुपीरियर है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन सो लॉन्ग एज द अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो है डीपीएसपी को प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन में चेंज कर सकते हो, बशर्ते वो प्रोविजन जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रॉब्लम या उसको क्षति नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, तो फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, जहाँ पे राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है और यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है। इनको सबऑर्डिनेट माना गया है किसके, डीपीएसपी के। किस आर्टिकल के, आर्टिकल 39B एंड 39C। ये किस में कहा गया था, मिनर्वा मिल केस। हम देखेंगे 39B और 39C में क्या है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डीपीएसपी का 39B है और डीपीएसपी का 39 सब क्लॉज C है, ये दोनों जो है सुपीरियर हैं किससे, आर्टिकल 14 ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बस इतना ध्यान रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये किसमें कहा गया था, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। जो हमारा डीपीएसपी है, संविधान ने इसको ऐसे कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, बट हमने इसको अपने कन्वीनियंट की वजह से इसको क्लासिफाई कर दिया है 3 पार्ट में, सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल्स एज वेल एज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं वो हम कल देखेंगे, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। नोट जो है इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको जो है क्लासिफाई किया है। तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो हम करते हैं। बाकी सारे डाउट जो है आपके आज क्लियर हो जाएंगे। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, किस लिए है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, फंडामेंटल राइट्स। सोशल डेमोक्रेसी, हाँ ये है। गांधीयन डेमोक्रेसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो दोनों एक साथ मिल गया, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंट स्टडी। पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और ना ही संविधान ने इसको कभी किया है। तो सोशलिस्टिक है, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक है और गांधीयन है, यानी कि ऑल ऑफ द। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इनमें से कौन सा नहीं है? टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ये है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी है। टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, ऐसा कुछ है कि हम एक धर्म का जो है वो राज्य बनाना चाहेंगे या फिर सरकार बनाना चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। टू स्टैब्लिश अ सेकुलर स्टेट, ये तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो हमारे भारत में है, तो ये सही है। तो नॉट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। दीज प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये सही है। द प्रोविजंस कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, ये भी सही है क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है। With reference to the provision contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is or are correct? They shall be enforceable by court? No, they shall not be. तो ये तो गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। They shall not be enforceable by any court, ये सही है स्टेटमेंट। The principles laid down in this part are to influence the making of law by the state. हाँ, ये है, जैसे एक मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस होता है उन पे कि ऐसा करो आप, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, ये किसमें है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल? नहीं, नॉन जस्टिसेबल, ध्यान रखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, ये किसी पे लिमिटेशन है क्या? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेजिस्लेटिव एक्शंस या एग्जीक्यूटिव एक्शन, लिमिटेशन किस में होता है? फंडामेंटल राइट्स में लिमिटेशन होता है। यहीं पे अगर डीपीएसपी की जगह फंडामेंटल राइट्स होता तो ऑप्शन सी सही हो जाता, बट यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट हम उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं आप ये सारी चीजें करो, तो लिमिटेशन नहीं है, आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो डीपीएसपी के माध्यम से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फीचर है हमारा डीपीएसपी का, उसको हमने कहाँ से बोरो किया? तो ये देखा हमने आयरलैंड से, और आयरलैंड वाले ने कहाँ से बोरो किया? स्पेन से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द governance of the country, so that is DPSP. Which principle among the following was added to DPSP by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? तो 42nd के तहत हमने देखा था 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ऐड हुए थे, जिसमें पहला था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 के सब क्लॉज एफ में इसका मॉडिफिकेशन किया गया था। उसके बाद एक था आर्टिकल 39 के ए में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। उसके बाद था आपका टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये ऐड हुआ था। और एक और जो था 48A में ऐड हुआ, वो क्या था? एनवायरमेंट से रिलेटेड था। तो कीवर्ड याद रखिएगा, बाकी आपको याद रहेगा। यहाँ पे पूछा है विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड, यानी कि इसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था डीपीएसपी में, उसमें कौन सा ऐड नहीं हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये था हमारा 39A में ऐड हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो ऑलरेडी मेंशन था आर्टिकल 44 में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमने देखा 43A में, और जो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात है वो 39 के एफ में था। तो ये सब कुछ ऐड हुआ था, ये नहीं ऐड हुआ था, ये ऑलरेडी था। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ लेटर डेट, मतलब इसमें कौन सा जो है अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑलरेडी आर्टिकल 40 में मेंशन है और था। प्रोहिबिशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में मेंशन था। फ्री लीगल एड टू द पुअर जो है, यह भी हमने देखा, ये आर्टिकल 39A में ऐड हुआ, किसके तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये ध्यान रखिए। और प्रोविजन ऑफ काउ स्लॉटर, ये सारी चीजें जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स था, तो ये ऑलरेडी था पहले से। पूछा है हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड,
तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी इसके जो प्रोविजंस हैं आपके सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, उसको हम कल कंबाइन तीनों एक साथ जो है उसको याद कर लेंगे, और जितने भी आर्टिकल्स इससे संबंधित है वो भी आपको कल याद हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।